स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आदि से अंत तक आद्योपांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निविर्वाद का उचित अर्थ है। इसका क्या उचित अर्थ हो जाएगा? तो सेकंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा निंदा विवाद रहित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा हमारा, बताएंगे सब। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। यानी कि जो ऑप्शन हमारा डी है, तुम मेरे तरफ, यानी कि आंसर हमारा आना चाहिए था मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये हमारा गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा गलत है बताएंगे। बनिया का बनियान नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बधू शब्द का जो बहुवचन होने वाला है वो बधुए होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो बताएंगे कि कौन सा कारक है। तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो बताएंगे तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू। उल्लू जो है हमारा तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, तत्सम यानी कि जो शुष्क शब्द है हमारा, ऑप्शन नंबर बी वो तत्सम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं। तो बताएंगे चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची होते हैं कौमुदी और ज्योत्सना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। यह वह, ये जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी के जो कौन क्या कुछ ये 3 ऑप्शन दिए हैं ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवीश्वर में कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। कवीश्वर का संधि विच्छेद बताएंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि प्लस ईश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बताएंगे कोष्टक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, प्रश्न सूचक या फिर निर्देश। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई तारे गिन सकता है क्या, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो बताएंगे ईमानदार में कौन सा विशेषण है। तो ये तो सबको पता है लगभग, ईमानदार में गुणवाचक विशेषण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया होती है कर्म के साथ, तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा हमारा, रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या लगाकर हम बना सकते हैं, रमेश ने क्या खरीदा, रमेश ने खिलौने खरीदे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बताएंगे भौतिकी शब्द में प्रत्यय है हमारा कौन सा हो जाएगा, ई, भौतिक प्लस ई। तो भौतिकी शब्द में प्रत्यय हो जाएगा भौतिक जमा ई, तो ई हमारा प्रत्यय हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्भिमान, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्भिमान शब्द में उपसर्ग हो जाएगा हमारा निर, उपसर्ग हो जाएगा निर, निर प्लस अभिमान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो किस विकल्प में जो है समास विग्रह नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देहलता, लता रूपी देह, ये हमारा गलत है, यानी कि यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, विकर्षण।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सब और विपत्ति होना इसकी कौन सी है? आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब है चारों ओर से विपत्ति का होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है हमारा निर्वेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? दोहे का उल्टा होता है हमारा सोरठा। दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बताएंगे कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो बताएंगे कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी भेद से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य। भिन्नता, प्रकार, रहस्य है और ये जो है मूल्य जो है ये शब्द संबंध नहीं रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाय मीठा दूध देती है, यह किस काल का है? तो बताएंगे ये किस काल का है? दूध देती है, त है, ती है जो शब्द आते हैं वो सामान्य वर्तमान काल में आते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उमा से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बताएंगे जिसमें नहीं जाता, मुझसे ये काम नहीं होता, उससे ये काम नहीं कराया जाता, तो इन वाले वाक्यों में भाव आता है, यानी कि भाववाच्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कान पर जूं न रेंगना का सिंपल हो जाएगा कुछ असर ना होना, यानी कि किसी बात का कोई भी असर ना होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है 5 क्वेश्चन हमारे गद्यांश से पूछे जाते हैं, तो एक गद्यांश है, हम जल्दी से गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हम इसके 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? क्या महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रम की आवश्यकता, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, श्रमहीनता के दुष्परिणाम। तो दुष्परिणाम, जीवन का आधार, इस बारे में तो कोई बात नहीं की गई है। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचारों के बारे में बात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समस्त का पर्यायवाची क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताएंगे? समस्त का पर्यायवाची हो जाएगा संपूर्ण, यानी कि पूरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस लाइन का हमें मतलब बताना है। तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी पापी किसे मानते थे? जो कि श्रम ना करने वालों, यानी कि जो मेहनत नहीं करते थे, गांधी जी उन्हें पापी मानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बताएंगे। चोर की परिभाषा क्या है? किसी का सामान चुराना, पाप का अन्न खाना, बिना श्रम मौज करना, नहीं बिना श्रम भोजन करना, यानी कि जो बिना मेहनत के भोजन करता है वो गद्यांश के आधार पर चोर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह बिल्कुल, अब जो है हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन यानी कि गद्यांश के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताएंगे कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नहीं है मृदु का पर्यायवाची। तो बताएंगे कौन सा नहीं है? मृषण भी है,
कोमल भी है, मुलायम भी है, यानी कि कूल जो है कूल किनारे का होता है, मृदु का नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ बताना है, दिन का और दीन का। तो दिन का हो जाएगा दिवस, तो यानी कि अमीर वाला गलत और गरीब वाला गलत, इन दोनों में से कोई सही है। और दीन का होता है गरीब, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आँखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष, बिल्कुल हमारी आँखों के सामने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आपको साहित्य के प्रश्न भी याद करने पड़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा जो है हमारी वो महादेवी वर्मा की कृति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो बताएंगे हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से। तो ये हमने जो है आपके 38 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।